एपिसोड 71। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों का अपमान नहीं करती है और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे एसके नोवेल स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 71। नाउ यू आर माइन मिसेस राठौर। पायल की आवाज सुनकर भी अथर्व ने पलट कर नहीं देखा। वह किसी मूर्ति की तरह अपनी जगह पर बैठा हुआ था। तभी उसे अपने बगल से रोने की आवाज सुनाई दी। अथर्व ने तिरछी नजरों से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो मन्नत इस वक्त अपनी जगह पर खड़ी होकर रो रही थी। अथर्व ने झटके से उसका हाथ खींचकर उसे उसकी जगह पर बिठा दिया। मन्नत भी बिना कुछ कहे चुपचाप बैठ गई। वह लगातार रो रही थी। साक्षी ने मन्नत की तरफ देखकर खुद से कहा, यह इंसान कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। शादी हो रही है, वह भी रुला कर ही करनी है। पता नहीं मेरी प्यारी सी दोस्त इस जंगली आदमी के साथ कैसे रहेगी। साक्षी धीरे से ये सब कुछ कह रही थी तभी आयुष ने उसके कान में कहा, तुम तो पहले से जानती हो ना कि उसकी किस्मत इसी शैतान के साथ लिखी हुई है, तो अब इतना क्यों सोच रही हो। और वैसे भी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन्नत अभी बस गुस्सा है। मुझे ये तो पता है कि उसे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे शादी के तरीके से और अथर्व की जबरदस्ती से प्रॉब्लम है। वह चाहती है कि अथर्व उसके साथ प्यार से बर्ताव करें और इस इंसान को तो प्यार से बर्ताव करना आता ही नहीं। पर मुझे यकीन है कि धीरे धीरे मन्नत के प्यार में ही सही ये शैतान इंसान बन जाएगा। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, मैं मन्नत को इस तरह से तकलीफ में नहीं देख पा रही हूँ। मैंने बचपन से उसे एक बड़ी बहन की तरह प्रोटेक्ट किया है, पर आज मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैंने कुछ करने की कोशिश की तो ये शैतान मेरा काम तमाम कर देगा। साक्षी की बात सुनकर आयुष ने हंसते हुए कहा, अब चुप रहो, अगर उसने सुन लिया तो सच में मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने उसकी बाजू को मजबूती से पकड़ लिया और अपनी आंखों में आंसू लिए मन्नत और अथर्व को देखने लगी। मन्नत अभी भी रो रही थी। तभी अथर्व ने पलटकर मन्नत की तरफ देखा और कहा, डोंट यू डेयर टू क्राई। हमारी शादी हो रही है, किसी की मैयत नहीं जो इतना रो रही हो। जब मैं मर जाऊंगा तब रोना। अथर्व ने जैसे ही यह कहा, मन्नत ने रोना बंद कर दिया और गुस्से से उसे देखने लगी। वह अथर्व के मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनना चाहती थी, पर इस वक्त वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी जिस वजह से उसने कुछ भी नहीं कहा। पंडित जी ने एक नजर रोती हुई मन्नत की तरफ देखा और फिर अथर्व की तरफ। वह कुछ कहना चाहते थे पर उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अथर्व ने उन्हें घूरते हुए कहा, शादी की रस्में स्टॉप कीजिए, मेरे पास यहाँ पर बर्बाद करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। अथर्व की धमकी सुनकर पंडित जी ने घबराते हुए कहा, जी सर। इतना कहकर उन्होंने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। कुछ देर बाद उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए कहा, वधू और वर का गठबंधन कीजिए। पंडित जी की बात सुनते ही आयुष ने साक्षी की तरफ देखा। साक्षी चुपचाप जाकर अथर्व और मन्नत के बीच में खड़ी हो गई। उसने मन्नत की चुनरी और अथर्व के दुपट्टे को मजबूत से दो गांठ में बांधते हुए कहा, अब ये गांठ और यह साथ कभी नहीं छूटेगा। इतना कहकर साक्षी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। पंडित जी ने मन्नत और अथर्व से कुछ रस्में करवानी शुरू की। मन्नत भी चुपचाप सारी बातें मान रही थी। कुछ देर बाद पंडित जी ने कहा, फेरों के लिए खड़े हो जाए। पहले 3 फेरों में कन्या आगे और बाकी के 4 फेरों में वर आगे। पंडित जी की बात सुनकर अथर्व ने मन्नत की तरफ देखा जो कि अब अपनी जगह पर चुपचाप मूर्ति की तरह खड़ी थी। अथर्व ने एक झटके से मन्नत को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, ना मैं आगे रहूंगा और ना मन्नत आगे रहेगी। इस शादी में हम दोनों साथ चलेंगे। कहते हुए अथर्व मन्नत को गोद में लेकर 7 फेरे लेने लगा। अथर्व की बात सुनकर मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। यह इंसान कब क्या करता है, इसे खुद पता नहीं होता। कभी तो मन्नत को ऐसे ट्रीट करता है जैसे मन्नत उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो और कभी तो ऐसे ट्रीट करता है जैसे दुनिया में उससे ज्यादा प्यार कोई भी मन्नत से नहीं कर सकता। मन्नत बस अपनी आंसू भरी आंखों से अथर्व के चेहरे की तरफ देख रही थी जो कि हमेशा की तरह इमोशनलेस लग रहा था। कुछ ही देर में अथर्व ने 7 फेरे कंप्लीट कर लिए थे। वही अथर्व की हरकत देखकर साक्षी और आयुष के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। फेरे कंप्लीट होते ही अथर्व ने मन्नत को उसकी जगह पर बिठा दिया और खुद अपनी जगह पर बैठ गया। पंडित जी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करने के बाद कहा, आप कन्या की मांग भर दीजिए। पंडित जी के इतना कहते ही मन्नत की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। भले ही लीगल तरीके से उनकी शादी हो चुकी थी, पर अब अथर्व के मांग भरते ही वह हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। मन्नत ने अथर्व की तरफ देखा, अपनी आंखों में आंसू और तेजी से धड़कते दिल के साथ। मन्नत खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अथर्व ने साइड में रखी हुई सिंदूर की डिब्बी उठाई और एक चुटकी सिंदूर अपने हाथों में ले लिया। वह धीरे धीरे मन्नत की मांग की तरफ अपना हाथ लेकर जा रहा था। मन्नत ने एक नजर अथर्व की तरफ देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंख से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। अथर्व ने मन्नत की बिंदी को हटाकर उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दिया। सिंदूर मन्नत की नाक पर गिर गया जिसे देखकर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों का विवाह काफी खुशियों वाला होगा। आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। पंडित जी ने जैसे ही यह कहा, मन्नत ने अपनी आंखें खोल दी। वह अपनी आंसू भरी आंखों से अथर्व की तरफ देखने लगी। प्यार, जो इंसान प्यार का मतलब ही नहीं जानता, जो इंसान प्यार पर विश्वास ही नहीं करता, वह कैसे उसे प्यार कर सकता है। पर पंडित जी की बात पर मन्नत ने कुछ नहीं कहा। तभी अथर्व ने अपनी जेब से एक पेंडेंट निकाला जिसमें बेहद खूबसूरत तरीके से ए और एम लिखा गया था। पेंडेंट दिखने में किसी मंगलसूत्र की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अथर्व ने मन्नत की तरफ झुककर उसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया। अथर्व की गर्म सांसें मन्नत अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। उसने मजबूती से अपनी आंखें बंद कर ली थी। इस वक्त वह क्या महसूस कर रही थी यह वह खुद नहीं जान पा रही थी।
मंगलसूत्र पहनने के बाद अथर्व ने धीरे से मन्नत की गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए कहा, नाउ यू आर ऑफिशियली मिसेज मन्नत अथर्व राठौर। कहकर अथर्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर मन्नत की तरफ देखा, उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। अथर्व ने धीरे से उसकी आंखों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, अब रोना बंद करो, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी कि तुम्हें मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आता। अथर्व की बात सुनकर मन्नत अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से उसे टुकुर टुकुर देखने लगी। अथर्व ने मन्नत के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, इस तरह से रोती रहोगी तो तकलीफ मुझे भी होगी ना, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता हूं पर तुम मेरी बात समझती नहीं हो। अब जो हो गया उसे भूल जाओ, अब से तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है। चलो अब हम हमारे घर में चलेंगे एजे हस्बैंड वाइफ। कहते हुए अथर्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। मन्नत अभी भी उसी तरह से बैठी हुई थी। ये देखकर अथर्व ने अपना सर हिलाया और नीचे झुककर उसने झटके से मन्नत को अपनी गोद में उठा लिया। मन्नत ने जल्दी से गिरने के डर से उसके गले में अपनी दोनों बाहें लपेट दी। साक्षी और आयुष ने उन दोनों की तरफ देखा और वो दोनों भी मंदिर से नीचे आ गए। अथर्व मन्नत को अपनी गोद में लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मन्नत बस अथर्व के चेहरे की तरफ देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसे अथर्व की पर्सनैलिटी समझ ही नहीं आ रही थी। कभी वह अचानक से बहुत स्वीट और केयरिंग हो जाता था, तो कभी अचानक से बहुत रूड और एरोगेंट, तो कभी उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे मन्नत की कोई परवाह ही न हो। मन्नत यही सब सोच रही थी कि तभी अथर्व ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराकर मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मैं बहुत हैंडसम हूं एंजेल, पर इस तरह से मुझे मत देखो वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अभी तो रात बाकी है, हमारी सुहागरात बाकी है। अथर्व की बात सुनते ही मन्नत के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने अथर्व के चेहरे की मुस्कुराहट की तरफ देखा, उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। मन्नत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अथर्व की डेविल स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो गई। मन्नत ने घबराते हुए कहा, वह हमें नीचे उतारिए, हम चल सकते हैं। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं उठा रखा है, जहां जाओगी मेरे साथ जाओगी। कहते हुए अथर्व मन्नत को लेकर नीचे आ गया। नीचे उनकी कार पहले से पार्क थी। अथर्व के नीचे आते ही ड्राइवर ने जल्दी से उसके लिए कार का दरवाजा खोला। अथर्व मन्नत को लेकर कार के अंदर बैठ गया। ड्राइवर और बाकी बॉडीगार्ड भी अपनी जगह पर बैठ गए और कुछ ही देर में अथर्व का काफिला मेंशन की तरफ निकल पड़ा। मन्नत अथर्व की गोद में चुपचाप बैठी हुई थी। अथर्व ने उसका सर अपने सीने पर रखते हुए कहा, सो जाओ क्योंकि आज रात को मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। अथर्व की बात सुनकर मन्नत की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। मन्नत की धड़कनों की आवाज अथर्व भी सुन पा रहा था। उसने मन्नत की आंखों में देखते हुए कहा, मेरे करीब आने से तुम्हारी धड़कन इतनी क्यों बढ़ जाती है, मन्नत बोलो। कहते हुए अथर्व धीरे धीरे अपने होंठ मन्नत के गाल पर चलाने लगा। मन्नत ने कमजोर आवाज में कहा, वह हमें डर लग रहा है। मन्नत के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। ये शब्द भी काफी लड़खड़ाते हुए निकले थे, जिस वजह से अथर्व उन्हों नहीं सुन पाया। उसने मन्नत की गर्दन पर अपने होंठ चलाते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है, मन्नत जवाब दो, मेरे करीब आते ही तुम्हारी धड़कन इतनी तेजी से क्यों धड़कने लगती है, बोलो। अथर्व का सवाल सुनकर मन्नत का पूरा चेहरा लाल हो गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ऐसे ही, प्लीज हमें परेशान मत कीजिए। कहते हुए मन्नत ने अथर्व के सीने में अपना चेहरा घुसा लिया। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। उसकी शादी हो चुकी थी, पर न उसकी शादी में उसके पेरेंट्स थे, न कोई दोस्त, बस साक्षी थी, वह भी आयुष की वजह से, वरना शायद साक्षी भी उसकी शादी में नहीं होती। मन्नत ने रोते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं, आपने हमारी शादी को लेकर सारे सपने तोड़ दिए, इसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे डेविल। कहते हुए मन्नत के आंसू अथर्व की शेरवानी पर गिर रहे थे। अथर्व भी उसके आंसुओं की गर्माहट महसूस कर पा रहा था, पर उसने मन्नत को कुछ नहीं कहा और अपनी आंखों को बंद करके सीट पर उसने अपना सिर रख लिया। दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन में दिव्या और आदित्य इस वक्त लिविंग रूम में बैठे हुए थे। दिव्या के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। दिव्या ने इतना कहा ही था कि आदित्य का मोबाइल बजने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर आदित्य ने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुनते ही आदित्य की पकड़ मोबाइल पर मजबूत हो गई। अगले ही पल उसने चिल्लाते हुए कहा, अथर्व राठौर। आदित्य को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर दिव्या घबराते हुए बोली, क्या हुआ अथर्व, नो क्या किया जो आप इस तरह से चिल्ला रहे हैं। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे कंधों से पकड़कर झिंझोड़ते हुए कहा, उसने हमारी मन्नत के साथ जबरदस्ती शादी कर ली है, बिना उसकी मर्जी के, कोर्ट मैरिज भी और मंदिर में भी। आदित्य की बात सुनते ही दिव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। दिव्या ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आप झूठ बोल रहे हैं ना, अभी मन्नत कितनी छोटी है, वह शादी कैसे कर सकती है। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, उस अथर्व राठौर को मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर उससे शादी ही करनी थी तो वह कुछ साल इंतजार नहीं कर सकता था, वह ऐसे कैसे हमारी बेटी की मर्जी के बिना उसके साथ शादी कर सकता है। मुझे इसका जवाब चाहिए और मैं जवाब लेने के लिए जा रहा हूं। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है, वह एक जीती जागती इंसान है। वह आदित्य सिंघानिया की इकलौती बेटी है, वह सिंघानिया कॉरपोरेशन की होने वाली मालकिन है, वह कमजोर नहीं पड़ सकती। कहते हुए आदित्य बाहर जाने लगा। तभी पीछे से दिव्या ने कहा, रुकिए, मैं भी आ रही हूं। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने पलटकर पीछे देखा। इस वक्त दिव्या आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। बचपन से दिव्या ने अपनी बेटी की शादी के लिए काफी सारे सपने देखे थे, पर आज वह सारे सपने एक झटके में चकनाचूर हो चुके थे। आदित्य ने अपना सर हिलाया। दोनों तेज कदमों से चलते हुए गाड़ी में बैठकर अथर्व के मेंशन के लिए निकल गए। एपिसोड 72 आदित्य वीज अथर्व। वही दूसरी तरफ अथर्व की कार में मन्नत अथर्व के सीने पर अपना सर रखकर सो चुकी थी। आज जो कुछ भी हुआ था, उसकी वजह से वह मेंटली और फिजिकली काफी ज्यादा थक चुकी थी।
अथर्व ने जब मन्नत की गर्म सांसों को अपने सीने पर महसूस किया, उसने धीरे से मन्नत का चेहरा अपने सीने से दूर करके देखा। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज चुकी थी, उसका चेहरा भी लाल हो चुका था और उसके होंठ भी सज चुके थे। मन्नत की हालत देखकर अथर्व ने एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ उसके चेहरे की तरफ देखा और धीरे से झुककर उसके होठों पर हल्के से किस करते हुए कहा, तुम क्यों इतनी जिद्दी हो, क्यों मेरी बात प्यार से नहीं मान जाती? तुम्हारे साथ इस तरह से जबरदस्ती करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर तुम नहीं जानती कि आने वाला खतरा कितना खतरनाक हो सकता है। कहते हुए अथर्व की आंखें सर्द हो गई। उसकी पकड़ मन्नत पर ऐसे मजबूत हो गई थी जैसे अगर उसकी पकड़ मन्नत पर ढीली हुई तो कोई मन्नत को उससे छुड़ाकर ले जाएगा। अथर्व ने मन्नत को मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। करीब आधे घंटे के बाद ड्राइवर ने मैंशन के सामने अपनी कार रोक दी। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखा और उसे अपनी गोद में लेकर बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने मन्नत को नीचे उतारकर जगाते हुए कहा, मन्नत उठो, हम घर पहुंच चुके हैं। अथर्व की आवाज सुनकर मन्नत ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अथर्व को अचानक से अपने सामने देखकर वह डर गई। वह डर के पीछे होती इससे पहले ही अथर्व ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, अपने हस्बैंड से कौन डरता है? तुम मुझसे डर क्यों रही हो? आई एम योर हॉट एंड हैंडसम हस्बैंड, स्वीट हार्ट। कहते हुए अथर्व ने हल्के से मन्नत के होठों पर किस किया। मन्नत ने डरते हुए कहा, प्लीज हमें जाने दीजिए, आपको जो करना था आप कर चुके हैं, पर अब हमें हमारी मर्जी से जीने दीजिए। मन्नत की बात सुनकर अथर्व, जिसके चेहरे का गुस्सा पल भर में गायब हो चुका था, उसका चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो गया। अथर्व के चेहरे पर गुस्सा देखकर मन्नत को घबराहट होने लगी। अथर्व ने मन्नत की कमर को और मजबूती से दबाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें जाने दूं? अगर तुम्हें जाने देना होता तो मैं तुम्हारे साथ शादी क्यों करता? कहते हुए अथर्व की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत हो गई। दर्द की वजह से मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, प्लीज ऐसे मत कीजिए, हमें दर्द हो रहा है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, दर्द हो रहा है तो फिर क्यों ऐसी बातें करती हो जिसके बाद में तुम्हें दर्द दूं? अच्छी बच्ची बनकर रहो तो मैं अच्छे तरीके से बर्ताव करूंगा, अच्छी बच्ची बनोगी ना? मन्नत कहते हुए अथर्व मन्नत के गालों पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। मन्नत ने रोते हुए अपना सर हिलाया। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, माय स्वीट हार्ट, माय ब्यूटीफुल वाइफ। कहते हुए अथर्व ने एक झटके से मन्नत को गोद में उठाया और उसे लेकर मैंशन के अंदर जाने लगा। मन्नत बस आंसू भरी आंखों से इस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन वाले इंसान को देख रही थी, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन हर एक सिचुएशन में बिल्कुल अलग होते थे। समझ ही नहीं आता था कि आखिर इस इंसान के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। क्या इस इंसान के पास दिल भी था? नहीं, इसके पास दिल नहीं था। अगर दिल होता तो क्या यह अपनी मन्नत को हट करता? बिल्कुल भी नहीं। मन्नत बस यही सब सोच रही थी। अथर्व मन्नत को लेकर लिविंग रूम के दरवाजे के पास आ गया। उसने मन्नत को नीचे उतारकर डोर बेल बजा दी। डोर बेल की आवाज सुनकर जल्दी से घर की सर्वेंट सुधा जी ने दरवाजा खोल दिया। मन्नत और अथर्व को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, साहब 2 मिनट। कहते हुए वह दौड़ते हुए आरती की थाली लेने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वह अपने हाथ में आरती की थाली, चावल का कलश और कुमकुम की थाल लेकर आ गई। मन्नत बस चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी। उसने ये सब कुछ हमेशा अपने ख्वाबों में देखा था कि उसकी शादी के बाद ऐसा होगा, उसकी शादी के बाद वैसा होगा। हमेशा उसने यही इमेजिन किया था कि उसकी शादी के बाद उसका स्वागत कशिश करेगी, क्योंकि उसने अथर्व के अलावा कभी किसी से शादी करने के बारे में तो सोचा ही नहीं था। पर आज दूल्हा तो वही था, पर बाकी सब कुछ अलग था। सुधा जी ने चावल का कलश सामने रखते हुए कहा, मैडम आप अपने दाहिने पैर से इसे हल्के से धक्का दीजिए। सुधा जी की बात सुनकर मन्नत बस उन्हें देखने लगी। तभी अथर्व ने उसकी नाजुक सी कमर को पीछे से पकड़ते हुए कहा, मन्नत। अथर्व के अचानक से ठंडे हाथ अपनी कमर पर महसूस करके मन्नत के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसकी सांसें अनकंट्रोल हो गई। उसने जल्दी से खुद को संभालकर अपने पैरों से चावल का कलश हल्के से नीचे गिरा दिया। चावल का कलश नीचे गिरते ही सुधा जी ने मुस्कुराते हुए अथर्व और मन्नत दोनों की आरती की। उन्होंने मन्नत के माथे पर हल्के से कुमकुम का टीका लगाते हुए कहा, आपका सौभाग्य सदा बना रहे। उनकी इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वह अथर्व को टीका लगा सके, इसलिए मन्नत को टीका लगाने के बाद उन्होंने आलते की थाली मन्नत के सामने रखते हुए कहा, मैडम आप इसमें अपने पैर रखकर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए अंदर आ जाए। मन्नत ने एक नजर आलते की थाल की तरफ देखा और फिर अपना सर हिलाकर उसने अपने दोनों पैरों को रख दिया। उसने दोनों हाथों से हल्के से अपना लहंगा ऊपर उठाया और अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए घर के अंदर आने लगी। अथर्व भी उसके साथ चल रहा था। मन्नत कुछ दूर पर आकर रुक गई। सुधा जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैडम अब मंदिर में चलिए। इतना कहते ही उन्हें एहसास हुआ कि इस घर में तो मंदिर है ही नहीं। सुधा जी के चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशन देखकर मन्नत समझ गई कि क्या हुआ होगा, क्योंकि वह जानती थी कि बचपन से ही अथर्व को भगवान में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। शायद उसने आज तक कभी कोई पूजा नहीं की थी। इस मामले में बिल्कुल कबीर अथर्व की तरह ही था। दोनों बाप बेटे कभी भी पूजा पाठ नहीं करते थे। हालांकि वो मंदिर तो कशिश के लिए चले जाते थे, पर शायद ही उसने कभी किसी पूजा पाठ में खुद पार्टिसिपेट किया होगा। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, बहुत हो गई रस्में, अब चलो। कहते हुए उसने दोबारा मन्नत को अपनी गोद में उठा लिया। लहंगा काफी भारी था, जिस वजह से मन्नत को चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उसने अथर्व को कुछ नहीं कहा और उसके गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी। अथर्व मन्नत को लेकर सीढ़ियों से ऊपर जा ही रहा था कि तभी उसके कान में किसी की गुस्से भरी आवाज पड़ी, रुक जाओ अथर्व राठौर। इस आवाज को सुनते ही अथर्व के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए।
वहीं मन्नत की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने पलटकर देखा तो पीछे आदित्य और दिव्या खड़े थे। उन दोनों को देखते ही मन्नत की आंखों से तेजी से आंसू निकलने लगे और वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू के साथ साथ उसके मुंह से दर्द भरी आवाजें निकल रही थीं। उसके सामने इस वक्त उसके पेरेंट्स थे और वह ऐसे इंसान की बाहों में थी जिसे उसने अपना सब कुछ माना था, पर उस इंसान ने उसे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दी थी। अथर्व मन्नत को लेकर ही पलटकर मुस्कुराते हुए आदित्य की तरफ देखने लगा। आदित्य तेज कदमों से चलता हुआ अथर्व और मन्नत के पास आ गया। अगर मन्नत अथर्व की गोद में नहीं होती तो जरूर आदित्य एक मुक्का अथर्व के मुंह पर मारता, पर इस वक्त वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने गुस्से से अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? किसने हक दिया तुम्हें मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने का? क्या वह तुम्हें कोई अनाथ लगती है? आदित्य सिंघानिया की बेटी है, वह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ यह सब करने की? आदित्य लगातार बोलते जा रहा था, पर उसकी किसी भी बात का अथर्व पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह बिना किसी इमोशन के अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ा होकर उसे घूर रहा था। मन्नत, जो कि अब तक उसकी गोद में शांति से बैठी हुई थी, उसने अथर्व के सीने पर मारते हुए कहा, छोड़ो हमें, हमें हमारी मॉम के पास जाना है, हमें हमारे डैडी के पास जाना है। मन्नत की बात और उसकी मां का अथर्व पर कोई असर नहीं हुआ और ना ही उसकी पकड़ मन्नत की कमर पर ढीली हुई। उसने मन्नत की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, चुपचाप शांति से बैठी रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अथर्व ने बेहद शांत मगर खतरनाक तरीके से यह बात कही थी। उसकी आवाज सुनकर मन्नत अपने आप डर कर चुप हो गई। उसने मजबूती से अथर्व की शेरवानी को अपने हाथों में पकड़ रखा था। अथर्व पलटकर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, माय डियर फादर इन लॉ, क्या आप यहाँ पर अपनी बेटी और अपने दामाद को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं? अथर्व की बात सुनकर आदित्य ने डांटते हुए कहा, बकवास बंद करो और मेरी बेटी को अभी के अभी छोड़ो। ना मेरी बेटी इस शादी को मानती है, न मैं इस शादी को मानता हूँ। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, छोड़ो उसे अभी के अभी। आदित्य ने लगभग आदेश देते हुए कहा। वहीं उसकी बात सुनकर अथर्व के चेहरे की वह शैतानी मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी जगह पर उसके चेहरे पर हद से ज्यादा डरावने एक्सप्रेशन आ गए। अथर्व ने एक एक शब्दों को चबाते हुए कहा, माय डियर फादर इन लॉ, सोच भी मत कि आप मेरी वाइफ को मुझसे दूर लेकर जा सकते हैं। जब वह मेरी वाइफ नहीं थी तब भी वह सिर्फ मेरी थी और अब तो वह मेरी वाइफ है, तो अब वह सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। इसलिए आप लोगों को उस पर हक जताने का कोई हक नहीं है। बेहतर होगा कि आप हमें आशीर्वाद देकर चुपचाप यहाँ से चल जाएं। अगर रहना चाहते हैं तो मेरे मेंशन में बहुत रूम है। मेरी वाइफ के पेरेंट्स के नाते आप यहाँ पर रह सकते हैं, पर मेरी वाइफ को मुझसे दूर ले जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना ऐसी तबाही आएगी जिसमें सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद। कहते हुए अथर्व काफी डरावने तरीके से मुस्कुराने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर मन्नत की पकड़ मजबूत हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अथर्व के बर्ताव को देखकर अब उसे अथर्व से काफी ज्यादा डर लगने लगा था। वह पल भर में अपने रंग बदल देता था। अथर्व की धमकी सुनकर आदित्य उसे गुस्से से देखने लगा। आदित्य को इस वक्त हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह अथर्व के पागलपन से वाकिफ था। वह अच्छे से जानता था कि अथर्व सच में सब कुछ बर्बाद कर देगा। अथर्व के पास आकर आदित्य ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मुझे मन्नत से बात करनी है, प्लीज। दिव्या की आंखों में आंसू देखकर अथर्व ने गहरी सांस लेते हुए कहा, छोटी मॉम डोंट क्राई। अथर्व के मुंह से सालों बाद छोटी मॉम सुनकर दिव्या खुद को संभाल नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए ही अथर्व को गले लगा लिया। अथर्व ने मन्नत को गोद में लिया हुआ था, जिस वजह से दिव्या ने दोनों को एक साथ गले लगाया था। अथर्व ने धीरे से कहा, मैंने कहा ना, रोना बंद कीजिए। कहते हुए अथर्व ने मन्नत को नीचे उतारा और उसके चेहरे के पास आकर बेहद प्यार भरी आवाज में कहा, अपनी मॉम से मिल लो स्वीटहार्ट, पर यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। कहते हुए अथर्व ने धीरे से मन्नत के माथे पर किस किया और दिव्या को मन्नत के साथ बात करने का इशारा किया। दिव्या ने मन्नत का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर लिविंग रूम की दूसरी तरफ चली गई। मन्नत भी रोते हुए अपनी मां का हाथ पकड़कर उसके साथ चली गई। उन दोनों के जाते ही अथर्व ने अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर आदित्य की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे मेरे प्यारे ससुर जी। डोंट वरी, आपकी बेटी हमेशा मेरे साथ खुश रहेगी। अथर्व की बात सुनकर आदित्य ने इस बार फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा, तुम्हें ये सब कुछ इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? अथर्व ने आदित्य को घूरते हुए कहा, क्या आप नहीं जानते कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया है? क्या मुझे मेरी एंजल को तकलीफ में देखकर खुशी हो रही है? कहते हुए अथर्व काफी ज्यादा सीरियस हो गया। उसकी बात सुनकर आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अथर्व, पर इस तरह से शादी करने की जरूरत नहीं थी। तुम उसके साथ प्यार से भी शादी कर सकते थे। तुम क्यों उसके दिल में खुद के लिए नफरत जगाना चाहते हो? उसकी आंखों में तुम्हारे लिए गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। आदित्य की बात सुनकर अथर्व सोफे पर जाकर राजा की तरह बैठ गया। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको सच में लगता है कि मेरी मन्नत मुझसे नफरत करेगी? अथर्व का सवाल सुनकर आदित्य चुप हो गया। उसे चुप होते हुए देखकर अथर्व ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, वह कभी भी मुझसे नफरत नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। आदित्य ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, अभी वह बहुत छोटी है, प्लीज यह सब बंद करो। तुम्हें अगर उसके साथ शादी करनी है तो कुछ साल रुक जाओ, उसे हमारे साथ आने दो। आदित्य की बात सुनकर अथर्व ने बेहद डरावनी आवाज में कहा, सोचना भी मत, वह मेरी वाइफ है और वह अब हर पल हर वक्त मेरे साथ मेरे रूम में मेरी बाहों में रहेगी। एपिसोड 73 फर्स्ट नाइट शेमलेस अथर्व। अथर्व की बात सुनकर आदित्य उसे घूरने लगा। उसने थोड़े गुस्से से कहा, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? अथर्व ने शैतानी तरीके से अपने पैरों पर पैर रखकर सोफे पर बैठते हुए कहा, ससुर जी, अगर मैं शर्माने लगा तो मैं आपको नाती पोते कैसे मिलेंगे? कहते हुए अथर्व बेशर्मी से मुस्कुराया।
वहीं उसकी बात सुनकर आदित्य का दिल कर रहा था कि वह इस बेशर्म लड़के का सर फोड़ दे, पर वह चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता था। उसने अथर्व को घूरते हुए कहा, अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है, इसलिए जितना हो सके उससे दूर रहो, जब तक वह बड़ी नहीं हो जाती तुम उसके पास नहीं जाओगे। आदित्य की बात सुनकर अथर्व की आंखें छोटी हो गईं। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, ससुर जी आपको क्या लगता है, आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा। अथर्व की बात में एरोगेंस साफ साफ झलक रहा था। आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, पहले तुमने जबरदस्ती मेरी बेटी से शादी की और अब तुम उसके साथ जबरदस्ती करने का सोच रहे हो, तो यह मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चला जाता। आदित्य की बात सुनकर अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, डोंट यू डेयर, आपको क्या लगता है कि मैं अपनी एंजल के साथ जबरदस्ती करूंगा? मैं बहुत घटिया हूं, पर इतना घटिया नहीं कि अपनी एंजल को हर्ट करूंगा। अथर्व की बात सुनकर आदित्य चुप हो गया। आदित्य से बेहतर कौन जान सकता था कि अथर्व के लिए मन्नत क्या है। वह अच्छे से जानता था कि इन 6 सालों में मन्नत से दूर रहने के बावजूद अथर्व ने मन्नत को एक खरोंच तक नहीं आने दी। जो काम आदित्य नहीं कर पाता था वह काम अथर्व दूर रहकर भी करता था। दूसरी तरफ लिविंग रूम के कॉर्नर पर बने एक रूम के अंदर दिव्या मन्नत को बेड पर लेकर बैठ गई। उसने मन्नत का छोटा सा चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, रोना बंद करो मन्नत। मन्नत जो कि अभी भी रो रही थी, दिव्या की बात सुनकर उसने दिव्या को मजबूती से गले लगाते हुए कहा, मॉम डेविल ने ऐसा क्यों किया? आपको पता है उन्होंने आयुष और अर्नव को किडनैप करके हमें शादी के लिए मजबूर किया। उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती शादी की है। हमें उनके साथ नहीं रहना मॉम, हमें वापस ले चलिए, हमें उनके साथ नहीं रहना, वह बहुत बुरे हैं, वह हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मन्नत रोते हुए लगातार यही सारी बातें कह रही थी। दिव्या ने मन्नत का चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से कहा, मन्नत मेरा बच्चा, मेरी बात सुनो, पहले शांत हो जाओ। दिव्या की बात सुनकर मन्नत ने आंसू भरी आंखों से दिव्या की तरफ देखा। दिव्या ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, शादी कोई मजाक नहीं होती, और मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि आप बचपन से क्या अथर्व से शादी नहीं करना चाहती थी? आपका तो सपना ही अथर्व से शादी करना था ना? दिव्या की बात सुनकर मन्नत ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर मॉम, हम ऐसे शादी नहीं करना चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारे डेविल हमसे प्यार करें, जैसे डैडी आपसे करते हैं, जैसे कबीर अंकल कशिश आंटी से करते हैं। हम चाहते थे कि हमारे डेविल भी हमारे साथ वैसे ही बर्ताव करें, इस तरह से हमारे साथ प्यार से रहें, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने हमसे जबरदस्ती, हमें मजबूर करके हमारे साथ शादी की है। मॉम, हम ऐसे में उनके साथ खुश कैसे रह सकते हैं? कहते हुए मन्नत और जोर जोर से रोने लगी। दिव्या ने मन्नत की बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए कहा, मन्नत मेरी तरफ देखो, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मन्नत ने आंसू भरी आंखों से दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे क्या बताना चाहती हैं मॉम? मन्नत के सवाल पर दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कहा ना कि कबीर और कशिश दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर क्या तुम जानती हो कि कबीर ने कशिश से जबरदस्ती शादी की थी? दोनों की लव मैरिज नहीं थी, बल्कि जबरदस्ती की शादी थी। कशिश उस वक्त अथर्व के साथ प्रेग्नेंट थी। कबीर ने उसे जबरदस्ती अपने घर में कैद करके रखा था। तुम सोच भी नहीं सकती कि कशिश ने क्या क्या बर्दाश्त किया है। कबीर आज जितना खतरनाक है, पहले उससे ज्यादा खतरनाक था। इंसानियत नहीं थी उसके अंदर, उसे किसी के दर्द से फर्क नहीं पड़ता था, कशिश के भी नहीं। पर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। कशिश कबीर से प्यार करने लगी और कबीर ने भी कशिश के लिए खुद को बदल दिया। तुम भरोसा रखो, अथर्व भी तुम्हारे लिए बदल जाएगा। दिव्या की बात सुनकर मन्नत हैरान हो गई। उसे तो पता ही नहीं था कि कबीर और कशिश की शादी इस कंडीशन में हुई थी। मन्नत की आंखों में हैरानी देखकर दिव्या ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, रोना बंद करो मेरे बच्चे। जो हो गया उसे हम नहीं बदल सकते, अब बस तुम्हें इस शादी को दिल से निभाना है। अपने डेविल के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत खुशी से करनी है। जिंदगी में हमें रोने की हजार वजह मिल जाती हैं, पर खुश होने की हमें एक वजह तलाशनी पड़ती है। भले ही तुम अथर्व के बर्ताव से उदास हो, पर तुम्हें ये सोचकर खुश होना चाहिए कि तुम अपने बचपन के प्यार, अपने बचपन के डेविल, जिसके साथ तुम हमेशा से शादी करना चाहती थी, तुम्हारी शादी उसी के साथ हुई है। सोचो, अगर तुम्हारी जगह पर तुम्हारे डेविल किसी और से शादी कर लेते तो तुम्हें कैसा लगता? क्या तुम ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाती? दिव्या की बात सुनते ही मन्नत की पकड़ दिव्या के हाथ पर मजबूत हो गई। वह अपने अलावा अथर्व को किसी और लड़की के साथ सपने में भी इमेज नहीं करना चाहती थी। किसी और के साथ शादी होते हुए देखना तो इम्पॉसिबल था। मन्नत की मजबूत पकड़ और उसके चेहरे पर बेचैनी देखकर दिव्या के होठों पर स्माइल आ गई। उसने प्यार से कहा, अब हम बाहर चलते हैं, वरना अथर्व अंदर आ जाएगा। दिव्या की बात सुनकर मन्नत ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, आई लव यू मॉम, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और डैडी से भी, मैं आप दोनों को बहुत याद करूंगी। मन्नत की बात सुनकर दिव्या ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, जब भी आपको मेरी या आपके डैडी की याद आए, आप सिंघानिया मेंशन आ जाना। हो कि अब रोना बंद करो, आप रोते हुए बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती। कहते हुए दिव्या ने मन्नत का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर आ गई। जैसे ही वो दोनों लिविंग रूम में आए, उनका ध्यान लिविंग रूम में बैठे अथर्व और आदित्य पर गया, जो एक दूसरे को दुश्मनों की तरह घूर रहे थे। उन दोनों को इस तरह से एक दूसरे की तरफ देखते हुए देखकर दिव्या और मन्नत को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। हमेशा से उन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलती रहती थी। उसकी वजह तो किसी को नहीं पता थी, पर सब जानते थे कि इन दोनों का साथ में होकर शांति से बैठना इम्पॉसिबल है। मन्नत को देखते ही अथर्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने एक नज़र दिव्या की तरफ देखा और धीरे से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, डोंट वरी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? दिव्या ने बस एक छोटी सी स्माइल के साथ अथर्व की तरफ देखा और मन्नत का हाथ उसके हाथ में देते हुए कहा, अपनी जिंदगी दे रही हूं तुम्हें, इसका हमेशा ध्यान रखना। दिव्या की बात सुनकर अथर्व ने एक छोटी सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा।
वही आदित्य ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बेटी और बीवी के साथ तो इतने अच्छे से बर्ताव करते हो और मुझ में क्या कांटे लगे हैं जो हर वक्त मुझे घूरते रहते हो। आदित्य की बात सुनकर अथर्व ने पलटकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, प्यारे ससुर जी, तो आप क्या चाहते हैं, मैं आपके साथ प्यार से बर्ताव करूं, आपको भी किस करूं? अथर्व की बात सुनते ही आदित्य का चेहरा अजीब सा हो गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, बकवास बंद करो तुम। कहते हुए आदित्य ने दिव्या के पास आते हुए कहा, चलो। कहते हुए उसने एक नज़र मन्नत की तरफ देखा और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अपना ध्यान रखना। मन्नत ने भी आदित्य को मजबूती से गले लगाते हुए कहा, आप और मम्मी भी एक दूसरे का ध्यान रखना। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, चलो स्वीटहार्ट, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। अथर्व की बात सुनते ही मन्नत की आंखें गुस्से से लाल हो गई, वह अथर्व को घूरने लगी। वहीं आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, बेशर्म इंसान। कहते हुए आदित्य दिव्या को लेकर मेंशन से बाहर चला गया। उनके बाहर जाते ही अथर्व ने झटके से मन्नत को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, चलिए हमारी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करने। अथर्व की बात सुनते ही मन्नत के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अभी अभी दिव्या ने समझाया था कि उसे अपनी शादी को एक मौका देना चाहिए, पर वह इतनी जल्दी अथर्व को माफ नहीं कर सकती थी। अथर्व ने जबरदस्ती शादी करके उसके सारे सपने तोड़ दिए थे। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, हम इस शादी को नहीं मानते और ना ही हम आपके साथ कोई फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करने वाले हैं, छोड़िए हमें। कहते हुए मन्नत अथर्व की गोद में मचलने लगी। अथर्व ने मन्नत की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए सीढ़ियों से ऊपर कदम बढ़ाते हुए कहा, एंजेला, तुम जानती हो ना कि मुझे जो करना होता है वह मैं करके रहता हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर हम आपको जबरदस्ती नहीं करने देंगे, हमारा नाम मन्नत सिंघानिया है और मन्नत सिंघानिया किसी से नहीं डरती। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम गलत बोल रही हो, मन्नत सिंघानिया नहीं, मन्नत अथर्व राठौर, अब तुम अथर्व राठौर की वाइफ हो, माय बेटर हाफ। कहते हुए अथर्व ऊपर आ गया। उसने लात मारकर रूम का दरवाजा खोला और मन्नत को लेकर अंदर आ गया। अंदर आते ही मन्नत की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। पूरा रूम फूलों और कैंडल्स से डेकोरेट किया गया था, बिल्कुल सुहागरात की तरह। मन्नत के चेहरे पर घबराहट देखकर अथर्व ने उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, तुम डर क्यों रही हो? ऐसा तो नहीं है कि हमने आज से पहले एक दूसरे को नहीं देखा, मैंने तुम्हारी बॉडी के हर एक हिस्से को करीब से महसूस किया है, करीब से देखा है। अथर्व की बात सुनते ही मन्नत के गाल गुलाबी हो गए। उसने गुस्से से अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, आप एक नंबर के बेशर्म इंसान हो। अथर्व ने हंसते हुए कहा, अगर मैं बेशर्मी नहीं करूंगा तो हमारी जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी, तुम सेटिस्फाई कैसे रहोगी, बोलो मन्नत। कहते हुए अथर्व धीरे धीरे बेड की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वहीं अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने अपनी थूक निगलते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए और आप यहां से जाए, मुझे नींद आ रही है। कहते हुए मन्नत ने जल्दी से बेड छोड़ने की कोशिश की, लेकिन अथर्व ने झटके से बेड पर आकर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, पहले ही कहा था ना, फिर क्यों बार बार मुझसे दूर जाकर मुझे गुस्सा दिलाती हो, मेरे गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तुम। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपने गुस्सा करने के अलावा कुछ और किया है? आपको सिर्फ गुस्सा करना आता है, सिर्फ गुस्सा ज्वालामुखी की तरह हर जगह फटना। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रखते हुए कहा, बीवी, तुम्हें लगता है कि हमें लड़ाई करने की जगह पर कुछ और करना चाहिए? अथर्व के मुंह से पहली बार बीवी सुनते ही मन्नत की धड़कनें तेजी से धड़कने लगीं। अथर्व ने उसकी धड़कनों की आवाज सुनते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम सुहागरात के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। अथर्व की बात सुनते ही मन्नत को होश आया। उसने अथर्व को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए और मुझसे दूर रहिए, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं करना। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने झटके से उसे बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। मन्नत ने अथर्व की तरफ देखा। अथर्व ने मन्नत के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर करते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, पर मुझे तो बहुत कुछ करना है तुम्हारे साथ, आखिर आज हमारी फर्स्ट नाइट है, मैं इस तरह से हमारी फर्स्ट नाइट को बर्बाद नहीं होने दे सकता। अथर्व की बात सुनकर मन्नत को घबराहट होने लगी। वह भी इस सब के लिए तैयार नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसे अथर्व का करीब आना पसंद नहीं था, पर अथर्व ने जो कुछ भी आज किया उसके बाद वह अथर्व से बहुत ज्यादा नाराज और गुस्सा थी। नफरत तो वह कभी भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिसके लिए आपके दिल में प्यार हो उसके लिए नफरत होना बहुत मुश्किल है। मन्नत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अथर्व ने धीरे से झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे बहुत प्यार से किस करने लगा। अथर्व के इस तरह से किस करने की वजह से मन्नत भी पिघलने लगी। धीरे धीरे मन्नत का शरीर, जो कि अकड़ा हुआ था, ढीला पड़ने लगा। अथर्व बहुत प्यार से मन्नत के होठों पर किस कर रहा था। होठों पर किस करते करते अथर्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर मन्नत की तरफ देखा, जिसकी आंखें बंद थीं और वह गहरी गहरी सांस ले रही थी। अथर्व ने धीरे से मन्नत के कान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही मन्नत का चेहरा खून की तरह लाल हो गया और अगले ही पल उसने अपना चेहरा पिलो में छुपा लिया। एपिसोड 74, आई वॉन्ट यू वाइफी। अथर्व ने मन्नत के गालों पर किस करते हुए धीरे से उसके कान पर अपने होंठ रखकर कुछ कहा, जिससे मन्नत का चेहरा खून की तरह लाल हो गया। उसने अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। अथर्व ने धीरे से मन्नत के बालों को कान के पीछे करते हुए उसकी सुराहीदार गर्दन पर अपने होंठ चलते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों शर्मा रही हो? मैंने तुम्हारी बॉडी को अच्छे से देखा हुआ है, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी बॉडी पर कहाँ तिल है और कहाँ नहीं। कहते हुए अथर्व धीरे धीरे मन्नत की गर्दन पर अपने होंठ चला रहा था। अथर्व की हरकत की वजह से मन्नत की सांसें तेज हो गया था। वह अथर्व को रोकना चाहती थी, पर शायद उसकी खुद की बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी।
अथर्व ने मन्नत का चेहरा अपने हाथों में भरकर शिद्दत से उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए कहा, मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक तुम मुझे खुद इसकी इजाजत नहीं देती। कहते हुए अथर्व ने हल्के से मन्नत के होठों को चूमा और उसके बगल में आकर लेट गया। अथर्व की बात सुनकर मन्नत, जो कि अभी तक घबराई हुई थी, उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने पलट कर देखा तो अथर्व उसी की तरफ देख रहा था। मन्नत जल्दी से उसकी बाहों में समा गई। अथर्व ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद करके लेट गया। तभी मन्नत ने धीरे से कहा, आप बहुत ज्यादा बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे। आपने हमसे ऐसे शादी, क्योंकि हमें ऐसे शादी नहीं करनी थी। कहते हुए मन्नत सिसकने लगी। उसके रोने की आवाज सुनते ही अथर्व की पकड़ मन्नत की कमर पर मजबूत हो गई। उसने धीरे से कहा, डोंट क्राई बेबी, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिल जाएगा, पर अभी उसके लिए वक्त है। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। बस इतना याद रखो कि अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। हमेशा के लिए तुम मेरी हो चुकी हो, इसलिए मुझसे दूर जाने के बारे में या किसी और का ख्याल अपने दिमाग में लाने के बारे में सोचना भी मत। कहते हुए अथर्व ने फिर से एक बार मन्नत के होठों को हल्के से किस कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। मन्नत ने भी कुछ नहीं कहा और अथर्व पर अपनी पकड़ मजबूत करके लेट गई। करीब 2 घंटे बाद उनके रूम के दरवाजे पर सर्वेंट ने खटखटाते हुए कहा, मैडम सर, डिनर का वक्त हो गया है। सर्वेंट की आवाज सुनकर अथर्व, जिसकी आंखें बस बंद थी, उसने अपने बगल में लेटी मन्नत की तरफ देखा जो कि सो चुकी थी। उसने मन्नत को खुद से दूर किया और बेड से उठकर खड़ा हो गया। बाहर आकर देखा तो सर्वेंट ट्रॉली में उनके लिए खाना लेकर दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। अथर्व ने ट्रॉली को अंदर लिया और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर जाकर अथर्व ने मन्नत को उठाते हुए कहा, एंजेल उठ जाओ, खाना खाना है, चलो। अथर्व के उठाने पर मन्नत ने अपना चेहरा तकिए में छुपाते हुए कहा, डेविल, हमें नींद आ रही है, हमें खाना नहीं खाना, हमें सोने दो। कहते हुए मन्नत अपना चेहरा तकिए में छुपाकर लेट गई। अथर्व ने मन्नत को घूरते हुए थोड़ी सख्त आवाज में कहा, मैंने कहा उठो एंजेल, तुम बिना खाना खाए नहीं सो सकती, खाना खा लो, उसके बाद जितना सोना है सो जाना। पर अथर्व की धमकी का मन्नत पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि इस वक्त वह गहरी नींद में थी। मन्नत की इस हरकत पर अथर्व ने उसे गुस्से से घूरकर देखा और अगले ही पल अपने होठों को मन्नत के होठों पर रखकर उसे काफी पैशनेटली किस करने लगा। मन्नत को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि कोई उसके होठों को चबा रहा है, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे अथर्व का हैंडसम सा चेहरा नजर आया, जो कि आंखें बंद करके उसे काफी पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। मन्नत को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने अथर्व को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर अथर्व की पकड़ मन्नत पर काफी मजबूत थी। अथर्व जैसे मन्नत को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। काफी देर बाद जब अथर्व को लगा कि अब मन्नत और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसने अपने होठों को मन्नत के होठों से आजाद किया। मन्नत गहरी गहरी सांस लेते हुए अथर्व को घूर रही थी। वही अथर्व शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ मन्नत की तरफ ही देख रहा था। उसने मन्नत के होठों पर अपना अंगूठा फिराते हुए कहा, क्या अभी भी नहीं उठाना है, एंजल? अथर्व की बात सुनकर मन्नत का मुंह फूल गया। वह जल्दी से उठकर बैठ गई और खाने की प्लेट लेकर बैठकर खाने लगी। मन्नत ने अथर्व को घूर कर देखा और अपना मुंह फेर कर बैठ गई। अथर्व ने मन्नत का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर सख्त आवाज में कहा, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी डिसरेस्पेक्ट करे। अथर्व की सख्त आवाज सुनकर मन्नत चुपचाप बैठ गई। अथर्व ने धीरे धीरे उसे अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू कर दिया। मन्नत चुपचाप उसके हाथों से खाना खा रही थी। मन्नत को खाना खिलाते हुए अथर्व काफी सीरियस लग रहा था, जैसे वह कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो। मन्नत ने देखा कि अथर्व उसे खिला रहा है पर खुद नहीं खा रहा है। ये देखकर उसने अथर्व का हाथ, जो कि उसके मुंह के पास आ गया था, पकड़कर अथर्व के मुंह की तरफ कर दिया। इसे देखते ही अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे तुम खिलाओगी? अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा, हम क्यों आपको खिलाएंगे, क्या आपके पास हाथ नहीं है, आप खुद खा लो। मन्नत की बात सुनकर अथर्व की आंखें छोटी हो गईं। उसने मन्नत को घूरते हुए कहा, मैंने कहा तुम मुझे खिलाओगी? अथर्व की सख्त आवाज सुनकर मन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा, खड़ूस। कहकर मन्नत अपने हाथों से अथर्व को खिलाने लगी। अथर्व मन्नत को काफी तंग कर रहा था। मन्नत जब भी उसे बाइट खिलाती, अथर्व उसकी उंगलियों को बाइट कर लेता या तो उन्हें अपने मुंह में भर लेता। मन्नत को अपनी बॉडी में अजीब से सेंसेशन महसूस हो रही थी। अथर्व को खाना खिलाने के बाद मन्नत को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने कॉलेज का कोई खतरनाक असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया हो। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखा और उसे गोद में उठाकर बाथरूम में आ गया। उसने अपने हाथ साफ किए और मन्नत के हाथ साफ करके उसे वापस रूम में ले आया। मन्नत ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, आप हमें छोटे बच्चों की तरह गोद में क्यों उठाते हो, हम खुद भी चल सकते हैं। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, इतने भारी लहंगे में तुम चल पाओगी? अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने कहा, तो हमें नीचे उतरो, हम कपड़े चेंज कर लेते हैं। मन्नत की बात सुनकर अथर्व के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने मन्नत के होठों के करीब आकर बेहद धीमी आवाज में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहा, ऐसे कैसे, मैंने तुमसे कहा था ना आज हमारी सुहागरात है, और सुहागरात में कौन सोता है? अथर्व की बात सुनकर मन्नत का चेहरा गर्म हो गया। उसने घबराहट में कहा, आपने तो कहा था कि आप। उसने इतना कहा ही था कि अथर्व ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, मैंने क्या कहा था और क्या नहीं, यह मुझे अच्छे से याद है। मन्नत, तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट स्टूपिड लाइक यू। कहते हुए अथर्व ने मन्नत को बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। वहीं अथर्व के मुंह से खुद के लिए स्टूपिड सुनकर मन्नत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अथर्व के सीने पर मारते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें स्टूपिड कहने की? हम स्टूपिड नहीं हैं, हम आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। मन्नत की बात पर अथर्व ने कुछ नहीं कहा। उसने मन्नत के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर करते हुए कहा, अभी बात करना बंद करो, क्योंकि यह बात करने का नहीं बल्कि एक दूसरे को महसूस करने का वक्त है।
अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने अपनी थूक घोंटते हुए कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं, छोड़िए, हमें नींद आ रही है। मन्नत की बात पर अथर्व ने कहा, मैंने कहा ना, आज रात तुम नहीं सो सकती। कहते हुए अथर्व के होंठ मन्नत के होठों पर आ गए। मन्नत ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की पर अथर्व जैसे उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वह काफी पैशनेट तरीके से मन्नत को किस कर रहा था। मन्नत को ऐसा लग रहा था जैसे आज वह सांस न ले पाने की वजह से बेहोश हो जाएगी। अथर्व ने मन्नत के होठों को कुछ देर बाद अपने होठों की गिरफ्त से आजाद किया और उसकी गर्दन पर काफी एग्रेसिव होकर किस करने लगा। अथर्व किस करने के साथ बाइट भी कर रहा था। मन्नत के मुंह से मदहोशी भरी आवाज निकल रही थी जिस वजह से अथर्व और ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था। आखिर में जब मन्नत अथर्व की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर पाई तो वह जोर जोर से रोने लगी। मन्नत की बॉडी काफी ज्यादा सॉफ्ट थी, उसकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव थी और अथर्व के इस तरह से एग्रेसिव होकर किस करने की वजह से मन्नत को दर्द हो रहा था। उसने रोते हुए कहा, डेविल प्लीज हमें छोड़ो, हमें दर्द हो रहा है, आई कांट टॉलरेट ऑल दिस। मन्नत की आवाज सुनकर अथर्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, नो मन्नत, यू हैव टू टॉलरेट इट, तुम्हें ये बर्दाश्त करना ही होगा क्योंकि आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। कहते हुए अथर्व फिर से मन्नत की गर्दन और उसकी कॉलर बोन पर किस करने लगा। मन्नत अभी भी धीरे धीरे सिसक रही थी, उसके मुंह से अभी भी मदहोशी भरी आवाज निकल रही थी। वहीं अथर्व तो जैसे आज खुद पर से अपना कंट्रोल लूज कर चुका था। उसने मन्नत की आंखों की तरफ देखा जो रोने की वजह से लाल हो गई थी। मन्नत की आंखों में आंसू देखकर अथर्व मन्नत के ऊपर से हटकर बगल में लेट गया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। शायद वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने मन्नत की तरफ देखकर बेहद सेडिक्टिव तरीके से कहा, आई वॉन्ट यू वाइफी। अथर्व के मुंह से वाइफी सुनकर मन्नत की धड़कन तेज हो गई। यह पहली बार था जब अथर्व ने उसे अपनी वाइफ कहा था। फिर उसने मन्नत की तरफ देखकर बेहद सेडिक्टिव तरीके से उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, मैं ज्यादा दिनों तक खुद को नहीं रोकूंगा, जितनी जल्दी हो सके खुद को तैयार कर लो इन सब के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जब हम एक हों तो उसमें तुम्हारी भी मर्जी शामिल हो। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अथर्व की आंखों में देखा। उसे अथर्व की आंखों में अपने लिए डिजायर साफ साफ नजर आ रही थी। मन्नत अपने निचले होंठ को काटने लगी। वह अभी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। आखिर उसकी उम्र ही क्या थी, वह सिर्फ 18 साल की एक छोटी सी बच्ची थी जिसे अभी अभी तो जिंदगी जीना स्टार्ट किया था और अचानक से शादी हो जाना, ये सब कुछ उसके लिए काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक था। इसे एक्सेप्ट करने के लिए उसे टाइम चाहिए था। अथर्व ने मन्नत के चेहरे की तरफ देखकर उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, सो जाओ वरना मैं कुछ कर दूंगा। अथर्व की धमकी सुनकर मन्नत ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं जैसे वह सो गई हो। अथर्व के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने मन्नत के माथे पर किस किया और अपनी आंखें बंद करके मन्नत को अपनी बाहों में भरकर लेट गया। दूसरी तरफ खुराना मैंशन में विवान इस वक्त लिविंग रूम में अपने सामने बैठे आदमी से कुछ बातें कर रहा था। ये थे विवान के दादाजी विशंभर खुराना। विशंभर खुराना ने विवान की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपने राठौर कॉरपोरेशन के साथ प्रोजेक्ट साइन कर लिया है? अपने दादाजी की बात सुनकर विवान ने कहा, हाँ, पर मुझे देखना है कि आखिर अथर्व कैसे काम करता है। विवान की बात सुनकर उसके दादाजी ने कहा, हम जानते हैं कि हमारा पोता जो कुछ भी करेगा बिल्कुल सही करेगा। अच्छा, अब आप आराम कर लीजिए, काफी देर हो चुकी है। कहते हुए विशंभर जी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। उनका कमरा फर्स्ट फ्लोर पर ही था क्योंकि अब वह सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे। विवान ने उनकी तरफ देखा और सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगा। वह सेकंड फ्लोर पर पहुंचा ही था कि तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। विवान को जैसे ही एहसास हुआ कि यह किसकी आवाज है, वह दौड़ता हुआ उनकी तरफ भागा। उसने तेजी से लात मारकर रूम का दरवाजा खोला तो अंदर उसकी बहन दिया, जो 19 साल की हो चुकी थी, फ्लोर पर बैठकर रो रही थी। दिया को इस कंडीशन में देखकर विवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आसपास देखा तो दिया की केयरटेकर उसके पास नहीं थी। विवान जल्दी से दिया के पास आया। उसने उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, क्या हुआ बच्चा, आप क्यों डर रही हो? अचानक से किसी को अपने पास महसूस करके दिया घबरा गई, पर जैसे ही उसने इस आवाज को सुना उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर विवान की तरफ देखा और उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, भाई लोग मुझे मार देंगे, वह बहुत खतरनाक हैं, आपको पता है, वह ऐसे गर्दन काटते हैं। कहते हुए दिया अपनी उंगलियों से अपनी गर्दन पर अजीब अजीब से निशान बनाने लगी। दिया की बात सुनकर विवान की आंखों में हद से ज्यादा नफरत नजर आने लगी। वह आज तक पता नहीं लगा पाया था कि 12 साल पहले उसकी छोटी सी बहन के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद उसकी बहन की कंडीशन ऐसी हो गई थी। विवान ने उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आपका भाई है ना यहाँ पर। एपिसोड 75 बहुत जल्दी तुम मेरी बाहों में होगी मन्नत। योजक चिन्ह। दिया को इस तरह से घबराते हुए देखकर विवान को अपने दिल में तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसकी इकलौती बहन जिससे वह हद से ज्यादा प्यार करता था इस कंडीशन में थी कि वह नॉर्मल लोगों की तरह बिल्कुल भी बर्ताव नहीं कर पाती थी। विवान ने हर एक डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट कराया था पर अभी तक वह ठीक नहीं हो पाई थी। पहले तो उसकी कंडीशन इससे भी ज्यादा खराब थी पहले के मुकाबले। अब दिया काफी नॉर्मल बर्ताव करती थी पर अचानक से कभी कभी वह डर जाया करती थी। विवान ने दिया को अपनी गोद में उठाकर बेड पर बिठाते हुए कहा, बच्चा क्या हुआ, आप क्यों डर रही हो, बताओ मुझे। विवान की बात सुनकर दिया ने रोते हुए कहा, भाई आपको बताऊं, टीवी पर मैंने देखा, वो लोग उन दूसरे लोगों को बहुत मार रहे थे, उनकी गर्दन काट रहे थे। और कहते हुए दिया की सांसें तेज हो गईं। विवान ने मजबूती से उसे गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना, आप चुप हो जाओ।
दिया ने रोते हुए कहा, भाई मुझे बहुत डर लगता है, वो फिर से मुझे लेकर जाएंगे, वो बहुत डरावने हैं भाई, मुझे उनके साथ नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे अपने घर में रहना है। विवान ने प्यार से कहा, आपको कोई लेकर नहीं जाएगा, आपके भाई हैं ना, आपके भाई सब कुछ ठीक कर देंगे। विवान की बात सुनकर दिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पक्का वाला प्रॉमिस भाई, कहते हुए वह अपनी आंसू भरी आंखों से विवान की तरफ देखने लगी। विवान ने प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, पक्का वाला प्रॉमिस मेरा बच्चा, आपका भाई सब कुछ ठीक कर देगा, जिसने आपकी ये हालत की है, बहुत जल्दी आपके भाई उसे ढूंढ कर निकालेंगे और उसे पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट का नाम सुनते ही दिया की आंखें चमकने लगी, उसने खुशी से कहा, सच में भाई आप उसे पनिशमेंट दोगे? विवान ने प्यार से कहा, हाँ सच में मैं उसे पनिशमेंट दूंगा, उसने मेरी प्यारी सी बहन को इतना दर्द दिया है ना, उसकी वजह से मेरी क्यूटी पाई इस तरह से रोती है तो उसे भी रोना चाहिए ना। अच्छा अब आप सो जाओ भाई हैं, कोई यहाँ पर नहीं आ सकता। विवान की बात सुनकर दिया ने उसकी गोद में अपना सिर रख लिया। विवान प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। कुछ देर में दिया ने महसूस किया कि उसका सिर भारी हो चुका है। उसने दिया के माथे पर किस करते हुए कहा, बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है आपने, सिर्फ उस इंसान की वजह से उसका पता लगाकर ही रहूंगा। कहते हुए विवान ने दिया को ठीक से बेड पर लिटाया और उसे कंबल से ढककर बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने चिल्लाते हुए कहा, मारिया सीना कहाँ हो? विवान की चिल्लाने की आवाज सुनकर मारिया और सीना, जो कि दिया की केयरटेकर और नर्स थी, दौड़ते हुए वहां आ गई। विवान ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखा, वो दोनों सर झुकाकर विवान के सामने खड़ी हो गईं। विवान ने उन दोनों के गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम दोनों को मैंने किस लिए रखा है? मेरी बहन का ध्यान रखने के लिए, तो तुम दोनों उसे छोड़कर कहाँ गई थी? तुम्हें पता भी है कि वह किस कंडीशन में थी? विवान का गुस्सा देखकर उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। विवान ने काफी जोर से उन दोनों को थप्पड़ मारा था। वो दोनों अपना सिर झुकाते हुए बोली, आई एम सॉरी सर, हम अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। विवान ने दांत पीसते हुए कहा, अगली बार अगर तुम दोनों से यह गलती हुई तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। मेरी बहन की आंखों में तुम दोनों के होते हुए एक आंसू नहीं आना चाहिए। अब जाओ यहाँ से, ध्यान रखो उसका। ये सुनकर सीना और मारिया ने अपना सिर हिलाया और दौड़ते हुए वापस रूम में आ गईं। विवान ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखा और तेज कदमों से अपने रूम की तरफ चला गया। रूम में आते ही विवान ने अपने रूम के वॉलपेपर पर लगी हुई तस्वीरों को देखा। एक तरफ दिया की और उसकी बचपन की तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें दिया 6 साल की और विवान 10 साल का नजर आ रहा था। दिया काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी और मुस्कुरा रही थी। उस तस्वीर को देखकर विवान की आंखों में दर्द नजर आने लगा, क्योंकि इसके बाद उसकी बहन कभी भी प्यार से नहीं मुस्कुराई थी। उसके चेहरे पर हर वक्त हर पल सिर्फ डर नजर आता था। विवान ने प्यार से तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहा, आपका भाई आपको फिर से ठीक करके रहेगा, आप फिर से मुस्कुराना सीखेंगी, यह आपका भाई का प्रॉमिस है बच्चा। विवान ने पलट कर देखा तो दूसरी तरफ मन्नत की कई सारी तस्वीरें लगी हुई थी, जो पेंटिंग्स की तरह लग रही थी। उन तस्वीरों को देखते ही विवान के चेहरे पर अजीब सा सुकून नजर आने लगा। विवान ने मन्नत की तस्वीर के पास आकर दीवानगी भरी आवाज में कहा, और तुम मेरी जान, तुम बहुत जल्दी मेरे पास आओगी, मेरा सुकून बनके तुम हमेशा मेरी बाहों में रहोगी। कहते हुए उसने शिद्दत से तस्वीर पर ही मन्नत के होठों पर अपने होठ रख दिए और बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। योजक चिन्ह। नेक्स्ट मॉर्निंग, सुकून मेंशन। सुबह सुबह सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ने से मन्नत की आंख खुल गई। वह उठकर बैठ गई। उसने अंगड़ाई लेते हुए अपने बगल में देखा तो उसके बगल में जगह खाली थी। ये देखकर मन्नत का मुंह बन गया। उसने खुद से कहा, क्या आज भी आप हमें ऐसे ही छोड़कर चले गए, डेविल? कहते हुए उसका चेहरा लटक गया। तभी उसे बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो इस वक्त दरवाजे पर अथर्व खड़ा था। अथर्व ने इस वक्त अपनी कमर पर सिर्फ टोवेल लपेटा हुआ था। उसके बालों से हल्की हल्की पानी की बूंदें उसके कंधे पर गिर रही थीं। अथर्व को देखते ही मन्नत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वह लगभग बेड से कूदती हुई अथर्व की तरफ भागी। उसे इस तरह से कूदते हुए देखकर अथर्व की आंखें छोटी हो गईं। वह चिल्लाने ही वाला था कि तब तक मन्नत दौड़ते हुए आकर सीधा अथर्व के ऊपर चढ़ गई। अथर्व ने झटके से उसे पकड़ लिया। मन्नत ने अपने दोनों पैरों को अथर्व की कमर के इर्द गिर्द लपेटते हुए कहा, आपने हमें उठाया क्यों नहीं, और आप पहले ही उठ गए? कहते हुए मन्नत की पकड़ अथर्व की गर्दन पर मजबूत हो गई। अथर्व की बॉडी नहाने की वजह से काफी ज्यादा ठंडी हो गई थी। मन्नत को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसने अथर्व के सीने पर अपना चेहरा रब करते हुए कहा, आप कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। अथर्व ने मन्नत की बात सुनकर उसका चेहरा एक हाथ से ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। अथर्व की ऐसी आवाज सुनकर मन्नत के गाल गुलाबी हो गए। उसने अपने निचले होंठ को काटते हुए बस अपना सिर हिला दिया। अथर्व ने उसके होठों की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम्हारा काम नहीं, यह मेरा काम है। कहते हुए अथर्व ने मन्नत के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। मन्नत ने भी अथर्व को नहीं रोका और बस उसकी बाहों में इस तरह से रही। कुछ देर तक मन्नत को किस करने के बाद अथर्व मन्नत को लेकर बैठ गया। उसने मन्नत को बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर जाकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। मन्नत के दोनों हाथ अथर्व की पीठ पर थे और अथर्व के दोनों हाथ मन्नत की बॉडी पर चल रहे थे। दोनों अभी एक दूसरे को पैशनेट तरीके से किस कर ही रहे थे कि तभी अथर्व का मोबाइल बजने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर भी अथर्व ने उसे इग्नोर किया और मन्नत को इस तरह से किस करता रहा। पर लगातार जब 2-3 बार मोबाइल बजा तो अथर्व ने गुस्से से मन्नत के होठों को छोड़ा और अपने मोबाइल को ऐसे देखने लगा जैसे वह दुनिया में उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। मन्नत ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, उठा लीजिए, इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने मोबाइल उठाया और सीधा बालकनी में आ गया।
अथर्व के जाते ही मन्नत ने अपनी बढ़ती हुई सांसों को संभालते हुए खुद से कहा, मन्नत तू कितनी बड़ी इडियट है, तू खुद शेर के मुंह में जाना चाहती है ताकि शेर तेरा शिकार करे, भाग जा इससे पहले कि शेर दोबारा तेरा शिकार करने के लिए आए। कहते हुए मन्नत बेड से कूदकर सीधा बाथरूम में भाग गई। अथर्व ने बालकनी में आकर कॉल उठाते हुए कहा, अगर इंपॉर्टेंट बात के लिए तुमने कॉल किया है तो ठीक है, वरना आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अथर्व की डरावनी आवाज सुनकर दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट राघव ने घबराते हुए कहा, सर वह हमारी शिप से सामान चोरी हो गया है। अथर्व ने जैसे ही यह बात सुनी उसकी आंखें डार्क हो गईं। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें इसके बारे में खबर कब मिली? अथर्व की बात सुनते ही दूसरी तरफ से राघव ने कहा, सर बस 2 मिनट पहले। अथर्व ने गुस्से से कहा, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कहते हुए अथर्व तेज कदमों से चलता हुआ अपने रूम में आ गया और सीधा क्लोजेट में कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। वही बाथरूम में मन्नत शॉवर के नीचे खड़ी होकर सोच रही थी कि वह अथर्व को कैसे मनाए। वह घर पर नहीं बैठना चाहती थी, उसे अपना कॉलेज कंप्लीट करना था, उसके कुछ सपने थे जो कि उसे पूरे करने थे। मन्नत यही सब सोचते हुए नहा रही थी। तभी अचानक से उसे याद आया कि उसने तो इस बारे में साक्षी को बताया ही नहीं कि आज वह कॉलेज नहीं आएगी। मन्नत जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ गई। इस वक्त अथर्व भी क्लोजेट से रेडी होकर बाहर आया। उसने हमेशा की तरह 3 पीस सूट पहना हुआ था जिसमें वह बहुत हैंडसम लग रहा था। अथर्व को देखते ही मन्नत की नजरें इस पर ठहर गईं। मन्नत अथर्व से कुछ कहती इससे पहले ही अथर्व उसे इग्नोर करके तेज कदमों से बाहर चला गया। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर मन्नत का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसने खुद से कहा, क्या डेविल हमें इग्नोर करके चले गए हैं, पर हमने क्या किया? हमने थोड़ी कॉल करके उन्हें डिस्टर्ब किया था, खड़ूस कहीं के, हम बात ही नहीं करेंगे। कहते हुए वह भी पैर पटकते हुए क्लोजेट में अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। वहीं अथर्व मेंशन से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठकर कहीं चला गया। उसके पीछे उसकी बॉडीगार्ड की पूरी टीम मौजूद थी। करीब आधे घंटे के बाद अथर्व अपने ऑफिस के टॉप फ्लोर पर खड़ा था। उसकी आंखें इस वक्त बेहद डरावनी लग रही थी। तभी पीछे से उसे कबीर की आवाज सुनाई दी, क्या तुमने पता लगा लिया? कबीर की आवाज सुनकर अथर्व ने पलट कर देखा तो उसके सामने कबीर एटीट्यूड से अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर खड़ा था। अथर्व को जवाब ना देते हुए देखकर कबीर किसी किंग की तरह जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने अथर्व को घूरते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, तो फिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कबीर की बातें सुनकर अथर्व ने बेहद गुस्से से कहा, मुझसे गलती नहीं हुई है डेडमैन, जानता हूं कि इसमें जरूर किसी न किसी हमारे करीबी इंसान का हाथ है और उसे मैं ढूंढ कर निकालूंगा। उसने मुझे धोखा देने की हिम्मत की है, उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद करनी है यह मैं अच्छे से जानता हूं। अथर्व की आवाज में गुस्सा महसूस करके कबीर के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। कबीर ने नॉर्मल आवाज में कहा, मन्नत कैसी है? तुम उसे लेकर कल घर आ जाना। अभी तक तुम्हारी मॉम को तुम्हारी शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अब उसे कैसे हैंडल करना है ये तुम सोच लेना। कहते हुए कबीर के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। कबीर की बात सुनकर और उसके होठों की मुस्कुराहट देखकर अथर्व ने गुस्से से कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि आप कल ही मॉम को बता देना, तो आपने बताया क्यों नहीं? अथर्व की बात सुनकर कबीर ने एक सिगरेट निकालकर उसे अपने मुंह में भरते हुए कहा, क्योंकि मुझे अपनी वाइफ को गुस्सा दिला के अपनी रात खराब नहीं करनी थी। अगर मैंने उसे गुस्सा दिला दिया होता तो मैं रात को रोमांस किसके साथ करता, और जब गलती तुमने की है तो डांट भी तो तुम्हें ही सुननी चाहिए ना। कबीर की बात सुनकर अथर्व ने गुस्से से कबीर की तरफ देखते हुए कहा, आप बहुत ही ज्यादा बुरे हो। कबीर ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, यस आई एम बैड बिकॉज आई एम योर डैड। अथर्व ने कुछ नहीं कहा और कबीर के पास आकर उसने अपना हाथ आगे कर दिया। कबीर ने उसकी तरफ देखा और अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट अथर्व के हाथ में दे दी। अथर्व ने उसे अपने मुंह से लगाते हुए कहा, आपको क्या लगता है कौन होगा इसके पीछे? अथर्व के सवाल पर कबीर ने दूसरी सिगरेट निकालकर उसे अपने मुंह में लगाते हुए कहा, मैंने ये काम तुम्हें सौंपा था तो इसका पता भी तुम ही लगाओगे, आई होप यू अंडरस्टैंड। कहते हुए कबीर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अथर्व ने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? कबीर ने अथर्व की तरफ देखा और शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरी वाइफ के बिना मेरा दिल नहीं लगता। कहते हुए कबीर हंसते हुए वहां से चला गया। अथर्व ने अपना सर हिला दिया और अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगा। काफी देर तक कुछ सोचने के बाद अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया, जिसे याद करते ही उसने खुद से कहा, अब मछली खुद जाल में फंसेगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में आप जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।